कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको क्या करूं, ये एक ट्रायंगल अलग कर दूं, ये एक ट्रायंगल अलग कर दूं, ये ऊपर से भी एक लाइन कर दूं, अब मेरे पास 4 शेप बन गई। पर इन चारों का आपको एरिया का फॉर्मूला पता है? यस मैम। यस मैम। अच्छा मैं कर चुकी थी, यस मैम। डिस्कस मैंने। अच्छा ओके ओके सॉरी। अच्छा अगर ये कर चुके हैं तो मेरे को फटाफट अगर 8 सेकेंड्स में पूछा है तो एरिया कितना हो जाएगा वो बता दो। 8 सेकेंड्स में। मैम 1 सेंटीमीटर। 8 सेकेंड तक 1 सेंटीमीटर बोल रहे हो? नो मैम, मतलब 7 से 8। और क्या बोल रहे हो पूजा? अच्छा 8 तक के लिए आप कौन सी 2 शेप्स लोगे? अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं कैसे समझूंगी? सिल के आप म्यूट हो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। मैम एक तो स्क्वायर होगा ना, और एक ट्रायंगल, मतलब दो, अगर 2 स्क्वायर लेते हैं और एक ट्रायंगल तब भी हो जाएगा, और एक और भी है। 2 स्क्वायर और एक ट्राइंगल। अच्छा स्क्वायर तो मैं समझ गई, चलो ऐसे बन गया, पर ट्राइंगल 2 कैसे बन रहे हैं? अगर आप एक स्क्वायर भी ले रहे हो। एक 2 स्क्वायर और एक ट्रायंगल। 2 ट्राइंगल तो मस्ट है ना, अगर आप ट्रेपेजियम नहीं ले रहे हो तो। एक ट्राइंगल इधर से बनेगा, 2 ट्राइंगल बन जाएंगे और बीच में ये हमारे पास रेक्टेंगल रह जाएगा। अब अगर हमें एरिया फाइंड करना 8 सेकेंड्स तक के लिए तो मैं इस पूरे को एक ट्रेपेजियम ले सकती हूँ ना? यस मैम। यस मैम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे हाइट कितनी है? 2। 2 है। और एक बेस क्या हो जाएगा? 8। दूसरे वाला बेस? 5। 5। वेरी 5 हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हम इससे एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 13 तो इसका आ गया। अब ऊपर ही जो शेप बची है उसका कितना एरिया होगा? रेक्टेंगल है वो। इसका कितना एरिया हो जाएगा? 2। 2 हो जाएगा, करेक्ट। हमने क्या लिया, लेंथ हो गई हमारी 2 और ब्रेथ हो जाएगी 1 2, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एवरेज। अच्छा एक बार आप रिमाइंड करवा सकते हो क्या? मैंने एवरेज एक्सेलरेशन करवा रही हूँ मीनाक्षी, क्योंकि मेरे हिसाब से आई थिंक वो राइट अप जो था वो इरेज हो चुका है। तो एक्सेलरेशन हम कर चुके हैं, एवरेज एक्सेलरेशन किसी को याद है? आई थिंक ओके, एक सेकेंड। कर लिया था। हाँ मैंने कर लिया, न्यूमेरिकल्स पे थे हम लोग। वेट, एक को मिल गया, सॉरी। हाँ ये वाला जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं कंप्लीट, है ना? इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद से प्लीज कोई भी एक स्टूडेंट बता सकता है। कोई बोलेगा नहीं बोलेगा? आज सब 8 बजे सो गए? मैम नहीं किया है। ओके
तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिस्कस करी थी, तो हमारे पास तीन मेन इक्वेशन आई थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। उनको यूज करके अब हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन था, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कितनी है इनिशियल वेलोसिटी? 0. जीरो। जीरो। और एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे बोला हुआ है, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, और हमें बताना है फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू वही तो मैं पूछ रही थी। हाँ, तभी मैंने पूछा, तभी वही नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के साथ था, मैंने दोनों लिए होंगे साथ में। ये वाला भी आई थिंक मैंने कर लिया है, मिड पॉइंट वाला, यस मैम। है ना? रिलेटिव वेलोसिटी No, ma'am. नहीं किया। No, ma'am. एक्चुअली इस पूरे में से पेन इरेज हो गया, तो उसके चक्कर में सब मिस हो गया। ए बी सी, यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं। अब बी के पास क्या है? 5 चॉकलेट्स है, सी के पास 8 चॉकलेट्स हैं, और ए के पास -2 चॉकलेट्स है। मतलब ए बी ने क्या किया, या फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि ए ने अपनी चॉकलेट्स किसी और को दी थी। तो अगर मैं पूछूं सी के पास कितनी चॉकलेट्स है कंपेयर टू बी, तो क्या बोलोगे? 3 ज्यादा. 3 ज्यादा है। कैसे निकाला आपने? माइनस करके। करेक्ट, 8 - 5 करके। अब बताओ सी के पास कितनी है कंपेयर टू बी? सॉरी, बी के पास कितनी है कंपेयर टू सी? बी के पास कितनी है सी के कंपैरिजन में? -3. -3। अब किसको माइनस किया? बी को सी से. बी को सी से किया, 5 को हमने माइनस किया, उसमें से 8 माइनस कर दिया, तो आंसर आ जाएगा, साइन बड़े वाले का लग गया, -3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बी के पास कितनी है कंपेयर टू ए, ए के कंपैरिजन में बी के पास कितनी है? 7 ज्यादा है. 7 ज्यादा है। 5 में से आपने -2 माइनस किया, तो आपके पास 7 आ गया। ऐसे ही अगर ए के पास बी के कंपैरिजन में कितनी है? 7 कम है. 7 कम है। हमारे पास -2 में से अगर हमने 5 माइनस किया, तो -7 आ गया। ये किस किस को समझ नहीं आया, प्लीज बता दो। ओके नवदीप, किस पॉइंट पे डाउट है आपको, कौन कौन सी इक्वेशंस में? मैम बीए वाली में। बीए वाली में, ठीक है। देखो अब आप मान लो आपके पास क्या है, आप अपनी इमेजिन करो आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, और आपके भाई के पास फॉर एग्जांपल 2 कम है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास जो भी थी उसने आपकी भी लेके किसी और को दे दिया। फिर इसी से समझते हैं मैथमेटिकली वो एक्सप्लेन। तो अगर बी के पास मान लेते हैं 5 है, और ए के पास यहाँ पे -2 है, मतलब कितनी चॉकलेट्स है ए के पास नवप्रीत? यहाँ पे 5 ए के पास -2 -2 है, मतलब है या नहीं है? पहले तो ये बताओ। नहीं है। नहीं है, और नहीं है एक तो होता है कि 0 है, पर उसने 0 में से भी 2 कम है। तो अगर आप वैल्यू देखोगे, मैं लाइन समझ आती है सबको? अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाऊं, यहाँ से 0 से 5 तक, और ये -2, सिंपल नंबर लाइन बनाइए, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 7 का है नवप्रीत। यस। आपने कैसे निकाला? ये जो फाइनल पॉइंट था 5, वहां से आपने यहाँ तक काउंट करा,
कि कितने डिस्टेंसेस बन रहे हैं। ऐसे ही जब भी हम एक की वैल्यू दूसरों के कंपैरिजन में निकालते हैं तो हमने क्या किया, बी की वैल्यू थी 5 और ए के पास है -2, तो हमने देखा दोनों में कितना फर्क है, दोनों की वैल्यूज को माइनस कर दिया। बी की वैल्यू में से ए वाली माइनस कर दी तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 + 2 7 आ गया। ऐसे ही जब हमने ए की निकाली बी के हिसाब में तो हमने क्या किया, ए वाले में से बी वाले को माइनस कर दिया ताकि पता चल जाए उन दोनों में कितना फर्क है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होएगा, पर साइन बड़े वाले का आएगा जो 5 है, यहाँ पे आ गया -7। समझ आया नवप्रीत ये? यस मैम। बाकी किसी को यहाँ पे किसी को डाउट है? ये इंपॉर्टेंट है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी आप बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, आपके पास दो चीजें होंगी, वो दोनों मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट पे भी हो सकती है। अगर वो मोशन पे है तो आपको 100% रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और अगर वो दोनों मोशन में नहीं है, एक मोशन में है और एक क्या है, रुका हुआ है, मतलब रेस्ट पे है, उस केस में आप निकाल भी सकते हो और नहीं भी निकाल सकते हो। अब रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास बताती हैं, जैसे दो गाड़ियां हैं, वो अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी वेलोसिटीज कंपेयर करते हैं, वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी वेलोसिटीज कंपेयर करते हैं। जैसे अगर आप जाते हो कभी बस में जा रहे हो और आपके साइड में से गाड़ी जोर से जा रही है, हमें ऐसा लगता है कि आप सामने की तरफ जा रहे हो तो आपकी अपोजिट साइड से जो भी कार आ रही है वो हमें ऐसा लगता है बहुत जोर से गई है, है ना? यस मैम। ऐसा ही लगता है, पर एक्चुअली में अगर आप दोनों की स्पीड बराबर भी हो ना तो भी हमें ऐसा लगता है वो बहुत तेजी से जा रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के कारण। मान लो जैसे दो चीजें हैं, अब ये भी इससे दूर भागना चाह रही है और ये वाली चीज भी इस वाली से दूर भागना चाह रही है, तो ये दोनों और तेजी से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। पर अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ऐसे चलेंगे। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। मैम रिपीट। रिपीट करूं? मैं ये कह रही हूँ अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी चाहती है कि मैं इससे दूर जाऊं और ये वाली भी जा रही है मैं इससे दूर जाऊं, तो ये दोनों और तेजी से एक दूसरे को क्रॉस करती है। ये बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। पर एक्चुअली में वो दोनों सेम स्पीड से जा रही है, पर ये भी जाना चाह रही थी अलग और ये भी अलग जाना चाह रही थी, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो दोनों बहुत तेजी से जा रही है, चाहे सेम स्पीड से जा रही है। पर वहीं अगर दो बॉडीज ऐसे जा रही है तो हमें इतना फर्क नहीं महसूस होता। इतना समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब अगर मेरे को कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है एक चीज की दूसरे के हिसाब में, तो मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ पे अगर मेरे को किसी भी कार की, यहाँ पे जैसे A/B लिखा है, तो हम A की वेलोसिटी बता रहे हैं B के हिसाब में, कि जो B वाला है उसके कंपैरिजन A की वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, कम है, कैसी है। तो जिसकी भी निकालनी होती है, जैसे हम A की निकाल रहे हैं तो A वाली में से हम B वाले की वैल्यू माइनस करते हैं। यही फॉर्मूला है बस पूरा रिलेटिव वेलोसिटी का, और यही यूज होता है हर जगह। सेकंड वाले केस में हमने क्या देखना है कि B वाले की A के रिस्पेक्ट में, तो B वाले में से A वाली माइनस करेंगे। इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। अब अगर हमारे पास मान लेते हैं ये जैसे आपने केस लिया था चॉकलेट्स वाला, तो जब मेरे पास माइनस साइन था तो वो माइनस माइनस प्लस बन गया था। अब वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो तो क्या मतलब होगा उसका? अपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड। तो जब हमारे पास एक कार इधर जा रही है और एक कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो एक वेलोसिटी तो हम पॉजिटिव लेंगे और एक वेलोसिटी हम नेगेटिव लेंगे। जैसे अगर ये ऊपर वाला केस देखूं और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है और दूसरे वाले की v2, जनरली हम कौन सी वाली पॉजिटिव लेते हैं, राइट वाली या लेफ्ट वाली? मोस्टली कौन सी पॉजिटिव लेते हैं, राइट वाली या लेफ्ट वाली? राइट वाली। राइट वाली लेते हैं ना। तो ये पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव। अब अगर मेरे को बतानी है फर्स्ट की रिलेटिव वेलोसिटी सेकंड वाले के हिसाब में, तो मैं क्या करूंगी,
फर्स्ट वाली मतलब v1, उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी सेकंड वाली। पर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप ये ध्यान देना, इसके साथ डायरेक्शन भी लगानी है, कि अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो आप -v2 करोगे। तो कितना आंसर आएगा आपके पास? V1 plus V2. है ना? ऐसे ही अगर मैं आपको उल्टा पूछूं, सेकंड वाले की बताओ फर्स्ट वाले के हिसाब में, तो क्या बोलोगे? Minus V2 minus V1. V2 minus V1. वेरी गुड, -v2 -v1। हमने क्या किया, सेकंड वाले की वेलोसिटी लिख दी और उसमें से फर्स्ट वाली को माइनस करना है, वो तो पॉजिटिव ही है, तो -v1। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जब भी आपको किसी ऐसी चीज के हिसाब से बतानी है वेलोसिटी जो रेस्ट पे है, तो रेस्ट वाले की वेलोसिटी क्या लोगे हमेशा? 0. 0 लोगे। Zero. तो 0 के कंपैरिजन में आप वैल्यू निकालोगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक ट्रेन है, वो 60 मीटर लेंथ की है और वो ट्रैवल कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर पे, और एक और ट्रेन है वो 120 मीटर लेंथ की है और वो ट्रैवल कर रही है 30 किलोमीटर आवर पे। अब हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा जो ये जो 60 वाली ट्रेन है 120 वाली ट्रेन को पूरा पार कर जाए, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हो और जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे एक बार। ये 60 मीटर वाली ट्रेन है और एक हमारे पास 120 मीटर वाली ट्रेन है। अब हमारे पास ये पीछे वाली को मतलब 60 वाली को क्रॉस करना है, इसको मतलब पूरा का पूरा पार करना है दोनों केस में, जब ये दोनों ऐसे आ रही है और जब ये दोनों ऐसे आ रही है। क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मेरे को पहले ये सोच के बताओ, अगर उसे पूरा पार करना है 60 वाली को 120 वाली ट्रेन पूरी पार करनी है, तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? 120 meter. अच्छा, 120 मीटर सल्की, सबका 120 आ रहा है? रिया आपका क्या आ रहा है? मैम क्वेश्चन रिपीट करना फिर से। मैं बोल रही हूँ, अगर ये 60 वाली ट्रेन ये 120 वाली ट्रेन को पूरा पार करना चाहती है, पूरा पार का मतलब है उसका कोई भी पीस उस ट्रेन के पास नहीं होना चाहिए, तो 60 वाली को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? 180. वेरी गुड आरुषि, 180। हमारे पास देखो, जिन लोग को लग रहा था 120 है, अगर मैं इस ट्रेन को ड्रॉ करूं ये 120 वाली को, और मैं 60 वाली ट्रेन अब 120 ट्रैवल कर लेती है, यहां से तो शुरू कर रही है, तो 120 पार करेगी, मतलब वो यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ से यहाँ पे। इतना समझ आया सबको? Yes, ma'am. पर इस जो 60 वाली ट्रेन है उसके पीछे इतना डब्बा भी तो था ट्रेन का। अब पूरा पार करने का मतलब है पीछे का डब्बा भी पार करना चाहिए था, जो 60 मीटर और का था, तो वो कितना और आगे चले कि ये भी ना रहे 60 मीटर, कितना और आगे चलना चाहिए इसे? और 60. और 60। तो ये अगर और 60 आगे चली गई तो हमारे पास क्या हुआ, ट्रेन का जो लास्ट वाला गेट है वो यहाँ पे पहुंच गया और अब उसने उसको पूरा क्रॉस कर लिया। तो सबसे पहले तो ये 120 चली, इस 120 के बाद वो 60 और चली, तो टोटल 180 चली है। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अब हमारे पास डिस्टेंस तो आ गया 180। अब चाहे कोई भी केस हो, चाहे सेम डायरेक्शन में जा रही हो अपोजिट में, डिस्टेंस तो यही पार करना है। पर जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तब वाली वेलोसिटी और अपोजिट वाली वेलोसिटीज बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी? जो ये वाली है 60 वाली वो 80 की स्पीड से जा रही है और आगे वाली 30 की स्पीड से जा रही है। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की, सेकंड की टर्म में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फर्स्ट वाले की सेकंड की टर्म में 80 minus 30. 80 माइनस 30। हमने क्या किया, फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को माइनस किया, 80 में से 30 को माइनस किया, हमारे पास 50 आ गया। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अब अगर मैं दूसरा केस लूं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो अब बताओ फर्स्ट वाले के हिसाब से आरुषि अभी रिपीट करती हूँ मैं। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी जब मेरे को बतानी है फर्स्ट की सेकंड के हिसाब में, तो मैं फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को माइनस करूंगी। अब पहले वाला जो केस है उसमें वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो बस दोनों की वैल्यूज लिखी, v1 की जगह 80 लिख दिया, v2 की जगह 30 लिख दिया, आंसर आ गया 50। क्लियर है आरुषि? मैम। अब सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो गई है, तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव कितनी होगी रिलेटिव वेलोसिटी, -50 -50 अच्छा -50 क्यों होगी, -110 पारुल आपने आंसर करेक्ट बोला है, बस पॉजिटिव 110 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, यहाँ पे एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे, एक डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये जो राइट साइड में जा रही है तो 80 रहेगी, पर अपोजिट वाली -30 हो जाएगी। ये समझ आया सबको? यस मैम Yes, ma'am. अब अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 80 वाले में से जब आप -30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आंसर मिलेगा, 110 110. अब समझ आया सबको कैसे आई है रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे? Yes, ma'am. यस मैम अब दोनों ही केस में हमें क्या बताना है, टाइम बताना है और उनका रेशियो लेना है। तो अगर मेरे पास वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और मेरे को टाइम बताना है, तो कैसे बताओगे, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। इस वाले केस क्वेश्चन में दोनों ही केस में कितना डिस्टेंस पार करना है, 180 180 मीटर। और पहले वाले केस के लिए वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 80 किलोमीटर पर आवर। 50 आई ना वेलोसिटी, जब दोनों एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यस मैम। सेकंड वाली कितनी आएगी, 110 110, करेक्ट। तो दोनों ही केस में हम क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से, तो 180 अपॉन 50 ये पहले वाले केस में आ गई, दूसरे वाले केस में आएगी हमारे पास 180 अपॉन 110। ये समझ आया सबको? यस मैम अब अगर आप इनका रेशियो लोगी, मैंने यहाँ पे ध्यान दो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में नहीं कन्वर्ट करा है, क्योंकि दोनों साइड हमें रेशियो लेना है, तो कोई फायदा नहीं है, वो फिर से कैंसिल हो जाएगा। वरना अगर आपको करना पड़ेगा कि सिर्फ एक ही चीज पूछी हुई है कि जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब टाइम बताओ, तब आपको 5/18 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 180 से 180 कैंसिल कर दिया मैंने, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो कितना रेशियो आएगा, 5/11 आएगा या 11/5 आएगा, मैम 11/5 11/5. 11/5 आ जाएगा। हमारे पास यह 1/5 इज टू 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 11/5। सबको समझ आया ये? यस Yes, मैम। ma'am. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कहाँ पे डाउट है प्लीज वो पूछ लो, किसी को भी डाउट है? क्या आप लोग कह रहे हो कि फिजिक्स बहुत टफ लग रही है पेपर में भी? किसी को भी अगर कहीं पे भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। आरुषि आपका पेपर कैसा रहा? आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा रहा। अच्छा रहा। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड। अगर मैं बात करूं, जब भी हमारे पास जो इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें t क्या होता है?
टाइम 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 इससे हम बता इससे हम बता सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे अगर मैं पूछूं एक पहली मिनट जब हुई तब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, या 5 मिनट कितनी जब हो गई तब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये क्लियर है ना सबको? यस मैम अब अगर मेरे को क्वेश्चन में बोला जाए कि 5 सेकंड बीत चुके हैं तब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैं टाइम की जगह क्या पुट करूंगी? अगर मेरे को 5 सेकंड के लिए बताना है एन कितना? मैम टी की जगह 5 टी की जगह पे 5 पुट कर देंगे ना, 5 सेकंड के लिए बताना है। तो यहाँ पे ये बन जाएगी 5u प्लस हाफ a इंटू 25। ऐसे ही अगर मेरे से पूछा जाए कि जब 4 सेकंड बीती हैं तब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टाइम की जगह क्या पुट करोगी? 4 तो आपके पास आ गया कि 4 सेकंड में कितना हुआ और 5 सेकंड में कितना हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि 4 और 5 के बीच में जो 1 सेकंड गई है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका फॉर्मूला। अगर आप 5 वाले में मान लो जब 5 सेकंड बीती थी आपने ट्रैवल करा 10 मीटर, और जब 4 थी जब तक आपने करा था 8 मीटर, तो उस 1 सेकंड में कितना करा? माइनस कर देंगे। तो 2 मीटर माइनस करके निकाला है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे पास किसी भी पर्टिकुलर सेकंड का है और उससे अगली सेकंड तक का दे रखा है, तो उन दोनों को माइनस करूं तो उस बीच में जो 1 सेकंड बीती है उसका निकाल सकती हूँ मैं। यस मैम। यस मैम तो जैसे मैंने यहाँ पे और 4 का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे 5 और 4 में हम कॉमन फॉर्मूला बना रहे किसी भी सेकंड के लिए। तो उसमें अगर मैं यहाँ पे लूं n सेकंड, n फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 4 कुछ भी हो सकता है, तो टाइम की जगह हर जगह n पुट कर दिया। अब जैसे ही n पुट करा इक्वेशन बन गई un प्लस हाफ a n स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 5 लिया था। अब अगर मैं उससे 1 सेकंड पहले का देखूं कि जब 4 सेकंड थी या n माइनस 1 सेकंड थी, तो टाइम में हर जगह n की जगह मैंने n माइनस 1 पुट कर दिया, u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब अगर Yes, हम ma'am. क्या करें, अगर हम क्या करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस पर्टिकुलर सेकंड का पता चल जाएगा कि उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। सर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, मैं कह रही हूँ अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा ना कि वो जो 1 सेकंड इनके बीच में बीती उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। यस मैम यस मैम। यहाँ पे हमने 10 माइनस 8 किया, ऐसे यहाँ पे Sn माइनस Sn माइनस 1 कर देंगे। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं तो यहाँ पे un और इसमें है un माइनस 1, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आई। इसमें से अगर मैं u कॉमन लूं तो अंदर आएगा n माइनस n माइनस 1। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई भी कर दूं तो मेरे पास आएगा n माइनस n प्लस 1 इंटू यू। n से n कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास? u बच गया। u वाला फॉर्मूले तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम Yes, ma'am. ऐसे ही अगर जो राइट साइड वाला देखूं मैं, तो उसमें अगर मैं एक्सेलरेशन वाली टर्म दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, हाफ a n स्क्वायर में से हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर, तो मैं हाफ ऑफ a कॉमन लेके अंदर लिख सकती हूँ n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। आप क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। इस n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, बचा क्या? 2n माइनस 1। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। यस तो हमारे पास अल्टीमेटली एक फॉर्मूला बन गया है कि अगर किसी भी
1 सेकेंड के लिए मेरे को बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 6 पुट करोगे तो इसका मतलब है जो 6 सेकेंड गई है, एक ही सेकेंड, हम ये नहीं कह रहे 6 सेकेंड्स तक, हम कह रहे हैं जो 6th वाली सेकेंड गई उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। सबको समझ आया है फॉर्मूला? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब यहाँ पे उसी को यूज करके न्यूमेरिकल है, तो मैं आपके उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, s इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। कि किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन 4th सेकेंड इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड और एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमें इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो चौथी वाली सेकंड बी थी वो दूसरी वाली सेकंड बीतने के ट्वाइस है दोनों में डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मेरे पास 4th सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 है ना। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ s ऑफ 4 इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 4 2 जा 8 और 8 माइनस 1 7। इतना समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे अगर मेरे को सेकंड वाली सेकंड के लिए निकालना है तो क्या पुट करूं n की जगह? 2 इनकी जगह हम 2 पुट कर देंगे तो u प्लस a बाई 2 के साथ क्या टर्म लग जाएगी? 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। करेक्ट। तो हमारे पास ये टर्म आ गई u प्लस 3a बाई 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? s ऑफ 4 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ s ऑफ 2। ये समझ आया ना सबको क्वेश्चन से? Yes, ma'am. तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं a बाई 2 इंटू 7 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ u प्लस 3a बाई 2। अब क्या करते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2u प्लस 6a बाई 2 और यहाँ से u प्लस 7a बाई 2। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक बार कैलकुलेट करके देखो कितनी आ रही है u की वैल्यू। क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सिल्की जैसे 1 सेकेंड जो बीती है चौथी बार जो पहली सेकेंड बीती वो उस टाइम तक उसमें जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग सेकेंड्स की, तो ये मेरी फर्स्ट सेकेंड, ये मेरी सेकेंड सेकेंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ। इस 4th सेकेंड में जितना उसने डिस्प्लेसमेंट करा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस वाली सेकेंड का जो सेकेंड वाली सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट करा उसका डबल है। क्वेश्चन समझ आया सिल्की? अब यस मैम। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करा, सबसे पहले जब 4th सेकेंड का निकाला तो इसमें n की वैल्यू 4 पुट कर दी, फिर जब सेकेंड सेकेंड का निकाला तो n की वैल्यू 2 पुट कर दी और उसको अगर हमने कंपेयर किया क्वेश्चन के हिसाब से तो उसने बोला था चौथे वाली की वैल्यू सेकेंड वाली की डबल है, तो बस उसमें डायरेक्टली इक्वेशन लिख दी है। किसी का आंसर आया है? u की वैल्यू क्या आ रही है? देखो इस u को कौन बोल रहा है? रिया आप बोल रहे थे। इस u को जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा 2u माइनस u और ये वाली टर्म जब लेफ्ट साइड लेके जाओगे ये भी सब्ट्रैक्ट होगी, मेरे पास आएगा a/2 a/2। करेक्ट। और यहाँ से हमारे पास 6a/2 आया, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास a/2 इक्वल्स टू u आया। समझ आया ये सबको यहाँ तक? यस मैम। और a की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में?
3 तो u की वैल्यू क्या होगी? 3/2 3/2। और यूनिट क्या होंगे उसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यूब। मीटर पर क्या? सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। क्या निकाल रहे हो यहाँ पे? एक्सल। क्वेश्चन में क्या निकाल रहे हैं? वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकंड। तो ये ध्यान दो, निकाल क्या रहे हो, उसी के हिसाब से यूनिट लगाओ। अब हम अगर आगे चलते हैं तो एक क्विक असाइनमेंट है, ये आप लोग को ट्राई करना है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज गिवन बाय 2 + 3m। अब हमें बताना है यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर किसी पर्टिकुलर सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट बोला हुआ है 2 + 3m, तो सबसे पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? कोई बता सकता है? सबसे पहले सेकंड में बोलो, जो भी बोल रहा था। डरते क्यों इतना, बोलो। सबसे पहले सेकंड में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? कैसे निकालते किसी भी सेकंड के लिए? n की वैल्यू पुट करते हैं ना वो। तो पहली सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा? यहाँ पे बोला हुआ है किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है 2 + 3n। तो अगर हम बात करें पहली सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, मतलब n की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 + 3 × 1, 5। समझ आया ये सबको? यस मैम। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जब 0 सेकंड बीती थी तो कितना डिस्प्लेसमेंट था? 5। 0 सेकंड पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी रिया? 0। 0। तो कितना? 2 आ जाएगा, है ना। और हमें पता है फॉर्मूला होता है u + a/2 × 2n - 1। अब जब हमने n को 0 पुट करा तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 2, ये वाली टर्म भी गायब हो गई, तो यहां से एक इक्वेशन ये बन गई, u - a/2 = 2। ये समझ आया सबको? यस मैम। ऐसे ही आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी जब आप टाइम को 1 पुट करोगे, और इससे आपके पास दो इक्वेशन आएगी, एक दोनों में u और a होगा, तब वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आया क्वेश्चन सबको? मैम रिपीट। देखो हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता है 2 + 3n। फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन में बना रखा है, कहीं फॉर्मूला नहीं है, कहीं यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन में बोला हुआ है इतना डिस्प्लेसमेंट है, तो आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो कि पहली सेकंड में कितना हुआ है, जब 0 सेकंड बीती थी तब कितना हुआ था। तो अगर हम बात कर रहे हैं पहली सेकंड की, तो हमने n की वैल्यू 1 पुट करी, तो 2 + 3 × 1 हमारे पास 5 आ गया। और पहली वाली सेकंड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो बनता है u + a/2 2 × 1 2 - 1 1, और इसकी वैल्यू 5 गिवन है। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करें, हम कोई भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो, तो n की वैल्यू जब 0 पुट करी तो 2n वाली टर्म 0 हो गई, हमारे पास बचा u - a/2। और अगर मैं इसमें n की वैल्यू 0 पुट कर रही थी तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट 2 आ रहा था। तो अब दो इक्वेशन आ रही है, इनको सॉल्व करके u और a आ जाएगा। समझ आया ही ना? यस मैम। बाकी लोगों को भी समझ आया है?
Yes, ma'am. अब ऐसे ही यहाँ पे बोला क्या है, वेलोसिटी बताओ एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो u और a की मदद से और टाइम की मदद से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बोला है अ बॉडी कवर्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। और यहाँ पे बोला हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है और हमें बताना है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड। तो जब आप फर्स्ट 2 सेकेंड की बात कर रहे हो ना, मतलब 0 से 2 सेकेंड जब हुई उसके बीच में कितना रास्ता हुआ, और जब नेक्स्ट 4 की बात कर रहे हो मतलब 2 से 6 जब हुई उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब ये ध्यान देना, हमारे पास 2 से 6 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। जो भी हम यूज करते हैं वो तो या तो 0 से 6 के लिए करते हैं या फिर बीच में 1 सेकेंड है उसके लिए हम निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में अगर 2 से 6 के लिए यूज करना है तो आप इनिशियल वेलोसिटी ये वाली नहीं लोगे, ये वाली लोगे जो 2 पर है। तब तो आप 2 से 6 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। पर अगर आप इनिशियल वेलोसिटी 0 वाली ले रहे हो तो वो आपको सिर्फ 0 से 6 तक का दे सकता है, बीच का टुकड़े का नहीं दे सकता है। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप अगर आप स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी ले रहे हो 0 से, तो आप क्या करोगे, उसमें से 2 तक का माइनस करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। और अगर आप 2 से ही स्टार्ट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट 2 से 6 तक का कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है a thief seeing a policeman from a distance of 200 meter starts running at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर। एक चोर ने देखा कि एक पुलिस आ है, तो जब वो 200 मीटर दूर था तो वो भागने लग गया 8 की स्पीड से। अब जैसे ही पुलिस ने देखा वो भाग रहा है तो पुलिस भी एकदम से भागने लग गया 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसने चोर को पकड़ लिया। अब हमें बताना है कितना डिस्टेंस भागा चोर। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस Yes, ma'am. अब जब 2 चीजें भाग रही होती है तो कौन सा कंसेप्ट लगाना पड़ता है? दोनों रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा रिया और बाकी सब लोग भी इस क्वेश्चन में जो चोर और पुलिस है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, है ना? अपोजिट क्यों जाएंगे, उसको उसे पकड़ना है। फिर सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4, फिर से पुलिस भाग रही है 75 की स्पीड से, चोर 1500 मीटर दूर है और वो ट्रैवल कर रहा है 60 की स्पीड से। हमें बताना है कितना टाइम लगा उसे पकड़ने में। अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे बोला है 600 मीटर लंबी ट्रेन है और वो 80 की स्पीड से जा रही है और हमें बताना है कितना टाइम लगेगा to cross a man sitting in another train which is 400 meter long running at 64 किलोमीटर पर आवर। तो बाकी सब तो आप कर लोगे कि अपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाली। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे 600 मीटर की ट्रेन है और ये 400 मीटर की ट्रेन है। इसमें एक आदमी है और उसको क्रॉस करना है, तो कितना रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा इस ट्रेन को? कोई गेस कर सकता है? हमें इस बार ट्रेन को क्रॉस नहीं करना है, हमें उस आदमी को क्रॉस करना है। मैम 1000। अच्छा, पूजा ने बोला 1000। और कोई बोलना चाहता है? 144. हाँ 44। 144. 144 तो इम्पॉसिबल है। वो आपने स्पीड को ऐड कर दिया है। मैं वेलोसिटीज नहीं पूछ रही हूँ, मैं डिस्टेंस पूछ रही हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे आरुषि क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन है 600 मीटर की और जो दूसरी ट्रेन है वो 400 मीटर की है। और अब मैं इस पूरी ट्रेन को पार नहीं करना है, बस इसमें एक आदमी है उसको पार करना है। तो हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा मिनिमम? 200। अच्छा ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 400 मीटर वाली पे क्या करते हैं,
दूसरी वाली ट्रेन चलवाते हैं। अगर वो 400 मीटर पार कर जाए तो यहाँ पे पहुंच जाएगी ट्रेन। इतना समझ Yes. आया कि उसका 400 Yes, वाला ma'am. पार्ट वहां पे आगे पहुंच गया है और 200 वाला पार्ट पीछे, इतना रह गया। पर हो सकता है हम चाह रहे थे कि पूरी की पूरी ट्रेन उस आदमी को क्रॉस करे। अभी क्या है, आगे वाली पार्ट ने तो क्रॉस कर लिया उसे, पर पीछे वाले ने नहीं करा है। तो अगर हम चाह रहे हैं पूरी की पूरी ट्रेन उसे क्रॉस करे तो और कितना आगे बढ़ना चाहिए इसे? 200. 200. करेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 400 वो पहले कर चुका है। 600. 600, हाँ करेक्ट। इसमें हमारे पास 400 उसने पार करा तो 200 मीटर की ट्रेन रह गई। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि पूरी की पूरी ट्रेन को पार नहीं करवाना है, हमें उस आदमी को पार करवाना है उस ट्रेन में। तो इसलिए अगर हम वो पूरी की पूरी लेंथ उस आदमी से ट्रेन से क्रॉस कर जाए तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे 600। समझ आया ये सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब ऐसी इसी क्वेश्चन में अगर ये होता है कि ट्रेन को ही पूरा क्रॉस करना है तो कितना डिस्टेंस लेते? 1000. 1000. तब आप 1000 लेते। पर यहाँ पे पूरी ट्रेन को क्रॉस नहीं करवाना था तो हमने 600 लिया है। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में एक की वेलोसिटी 80 है, दूसरे की 64 है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो कितनी हो जाएगी टोटल वेलोसिटी? कोई भी बोल सकता है, जिसका जो भी आंसर आ रहा है, उसको लग रहा है ये आ रहा है तो बोल दो। 144. -144. 144 माइनस, अगर आप एक वाली से स्टार्ट कर रहे हो, सेकंड वाली से स्टार्ट कर रहे हो तो माइनस आएगी, फर्स्ट वाली से स्टार्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगी। अगर हम जैसे 80 वाली से स्टार्ट कर रहे हैं तो 80 माइनस करोगे दूसरे वाली की, पर दूसरे वाली अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी आप करोगे -64। 80 + 64 हो जाएगा 144 रिलेटिव वेलोसिटी। वहीं अगर आप 64 वाली से निकालते तो हमारे पास -144 आ जाता। क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। मैं एक काम करूंगी, जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये असाइनमेंट्स ले लूंगी आप लोग के लिए, ताकि अगर इसमें भी किसी को पर्टिकुलर क्वेश्चंस में डाउट है तो एक बार वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब फ्री फॉल सुना है आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है? Yes, ma'am. When a body falls freely under the effect of gravity. हाँ, जब एक बॉडी गिर रही है ऊपर जा रही है, पर उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी लग रही है तो उसको कहते हैं फ्री फॉल। जैसे ऊपर जाने का क्यों बोला मैंने, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकूंगी वो कभी ना कभी तो नीचे आएगी ना, तो वो Yes, ma'am. ग्रेविटी के कारण आ रही है। और फ्री फॉल में हम अज्यूम करते हैं कि और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कि एयर जो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो होता था ना जो करंट को रोकने से मतलब जाने से रोकता था। Yes, ma'am. ऐसी Yes, ma'am. जब मैंने एयर के साथ रेजिस्टेंस लगा दिया तो वो हवा में रुकावट ला रहे हैं। तो जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं हम मोस्टली वैक्यूम की बात करते हैं, जिसमें और कोई फोर्स ना आए, सिर्फ ग्रेविटी लग पाए। तो अगर ग्रेविटी होगी तो बॉडीज इजीली नीचे गिर जाती हैं, पर जैसे ही रेजिस्टेंस आया वो थोड़ी अटक अटक के गिरेंगी, जैसे यहाँ पे इस केस में देखो। समझ आया सबको ये? Yes, ma'am. तो जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम वैक्यूम लेते हैं ताकि और कोई फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लगे। तो इस केस में हमारे पास जब फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी क्या है? वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है? ग्रेविटी Acceleration. एक्सेलरेशन होता है ना।
तो जब भी हम ग्रेविटी की बात करेंगे तो हम ए को जी लेते हैं, और जो ग्रेविटी होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है या हॉरिजॉन्टल में? वर्टिकल में लगती है ना। और वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम डिस्टेंस बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? किसी भी चीज का अगर आप वर्टिकल बताते हो कि ये इतना है तो क्या बोलते हो? Height. बोलते हो, है ना। तो हम लोग जब इक्वेशंस लिखते हैं तो उसमें हम एस की जगह एच लिखते हैं जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, 3 इक्वेशंस होती है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में v और u चेंज नहीं हुआ, पर एक्सेलरेशन की जगह g आ गया। सेकेंड वाली में s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s की जगह हमने हाइट लिख दिया और a की जगह g लिख दिया। इक्वेशन कुछ नहीं बदल रही है, बस वेरिएबल बदल गए। थर्ड वाली में हमने फिर से एक्सेलरेशन की जगह g और s की जगह h। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन है तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बोला है ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल का मतलब ये नहीं है फर्श या फ्लोर या फिर अर्थ। ग्राउंड लेवल का मतलब है जहां से मोशन स्टार्ट हुआ, वो मतलब है यहाँ पे। तो जैसे सबसे पहले वाले केस में ग्राउंड लेवल अगर मैं इन तीनों में यहाँ पे ले रही हूँ तो उसमें पोजीशन बता रहा है कि इस लेवल से ऊपर जो भी पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, हाइट है, कुछ भी है, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, पर नीचे वाली जो हाइट है उन सबको हम नेगेटिव लेंगे। अगर मान लो 2 मीटर ऊपर गया तो उसको आप +2 बोलोगे, पर 2 मीटर नीचे गया है तो आप उसे -2 बोलोगे। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. ऐसी वेलोसिटी के लिए जिस डायरेक्शन से हम ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब जहां से हम फेंक रहे हैं, अगर वहां से ऊपर जा रही है बॉडी तो वेलोसिटी पॉजिटिवली, पर वही अगर नीचे आ रही है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। एक्सेलरेशन में क्या होता है? ग्रेविटी क्या चाहती है? बॉडी नीचे आए या ऊपर आए? नीचे आए, है ना। नीचे। तो ऊपर जाते हुए हम ग्रेविटी को लेते हैं नेगेटिव, और नीचे आते हुए क्या लेना चाहिए? पॉजिटिव। हाँ, तो एक एक्सेलरेशन ही है, उसमें आपको ग्रेविटी से समझना पड़ेगा। इन दोनों केसेस में हम जहां से फेंक रहे हैं वहां से हम उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन में भी ना आप जहां से फेंक रहे हो उसी से पता चलेगा। चाहे अगर थोड़ी देर के लिए भी ऊपर गई है ना वहां से, तो हम जी को पूरे टाइम में ऊपर से नीचे तक हम माइनस ही लेते हैं, चाहे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ऊपर फेंका था। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कल क्या करेंगे? इन इक्वेशंस को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। अभी और कोई डाउट है इसमें तो वो पूछ सकता है। किसी को डाउट नहीं है अभी? No, ma'am. कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा डाउट आया पेपर में? क्यों वो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई थी जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा थी या जिसमें फॉर्मूलेज अलग थे? वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का आप हटा सकते हो अभी के लिए, उसके अलावा पूछ रही हूँ मैं। कोई आंसर नहीं करना चाहता है? फिर कल क्या करते हैं, ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं और आई थिंक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास में। तो जो टेस्ट हुआ आपका संडे का वो भी ले लेते हैं ताकि आपको उसमें कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। Yes. जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, ग्रुप पे टेस्ट आ चुका है ना, सर ने सेंड किया था, वो प्लीज एक बार एटलीस्ट टेस्ट को गो थ्रू करके आना, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको भी। थैंक यू।